तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, किंग यहाँ पर सभी नाइटशेड्स को लगभग हरा देती है और हरा भी देती है सबको। लेकिन बीच में यहाँ पर कैप्टन प्रकट होते हैं जो कि इस समय नाइटशेड के अवतार में थे और तुरंत ही कहते हैं, इम्प्रूडेंट ह्यूमन, तुम्हारी इतनी मजाल, अब आगे। तो जैसे ही कैप्टन ऐसा हाथ आगे बढ़ाते हैं ना, जो किंग के आसपास के स्पेस था वो रिपल करता है, मतलब स्पेस होल हो जाता है या जो भी बोलो। वहां से एक हाथ निकलता है जो कि किंग को क्रश करने के लिए पड़ता है। किंग हैरान थी कि नाइट शेड पीछे हटने को देखती लेकिन बहुत स्लो थी, और जो इसने बैटल सोल बुलाया था अपने ना, वो भी मानो कोलैप्स करने लगता। अब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भी नॉर्मल बंदी तो थी नहीं, तो अपने साइड से सीधा कैप्टन की तरफ अटैक कर देती बहुत तेजी से। मतलब इसका ये जो साइड था जिसके अंदर वो इसकी स्पिरिट भी थी, तेजी से आगे बढ़ती और उसका बैटल सोल पे आगे बढ़ता, मुंह फाड़ करके। कैप्टन हैरान हो जाते लेकिन कोई खतरनाक मूव नहीं करते। एविल गोस जो साइड थी के फोर हेड पर ऐसा अटैक कर देती है, ब्लैक ब्लड इनका बाहर आने लगता है, और जो फोर लेगर पर ये खड़े थे उस पर भी इसका साइड अटैक करने लगता है। लेकिन कैप्टन की बॉडी जो कि दो भागों में बट गई थी, थोड़े ही समय में जुड़ जाती है। वो भी अपना मुंह खोलते हैं, बैटल सोल को डिवोर करने के लिए बढ़ जाते हैं। बैटल सोल को डिवोर ही कर जाते मानो, और किंग क्यों हैरान रह जाती है। और इस दौरान ऐसा हाथ में ऑरा लहराते हैं ना, तो जो कि नाइट शेड की प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं कि वो स्पेस में कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी वेपन या कुछ भी, तो वो बना देते हैं और जो कि किंग की तरफ अटैक कर देते हैं। लेकिन उसी समय जो किंग का आवाज आता है कि मैं उसे जिंदा चाहता हूँ। कैप्टन भी कहते हैं यस सर, क्योंकि इनका प्लान था पहले से कि जोकिंग ऐसा बीच में बोलेगा। तो फिलहाल ये जो बेड़ी आती है उसे रस्सों में बन जाती है, जो भी बोलो, किंकियो को लपेट देती है। वो सीक्रेट मैजिक भी यूज करना चाहती है, लेकिन कैप्टन इस दौरान उसको बेहोश कर देते हैं, एक चमाट मार के या जो भी बोलो। और फोर्स तगड़ा था तो मास्क भी क्रैक कर जाता है, आधा हिस्सा गिर जाता है। कप्तान को उससे फर्क नहीं पड़ता है, भाई दिखने में सुंदर तो थी। उसको पकड़ते हैं और ले जाके नीचे रख देते हैं। अब वो जो यंग होली टाइट था ना, वो इनको काफी रिस्पेक्ट दिखाता है। बीच में आने के लिए शुक्रिया सर। कैप्टन कहते हैं चलो अब मूव करना शुरू करो, हमें इसी सीलिंग काउंटर से 3 दिन के अंदर बाहर निकलना ही पड़ेगा। और उसके बाद आकर के वो अपने 9th फोर लेकर, जिस पर वो बैठे हुए थे पहले, वहां बैठ जाते हैं। तो कारवा जो था ना, पहले से ज्यादा तेजी से मूव कर रहा था। अब कैप्टन इस दौरान ऐसे किंग को उछाल देते हैं, तो उसका जो थोड़ा बहुत मास्क और था उसमें से थोड़ा और हिस्सा कट के गिर जाता है। और कैप्टन कहते हैं वैसे भी तुम इसको पसंद तो करते नहीं हो, तो मैं इसको तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। और जो साइड था ना, उसके बगल में आगे कैप्टन बैठ जाते हैं। साइड की अलग फट रही थी, जो स्पिरिट थी। जोकिंग उसके चेहरे की तरफ देखता है किंग के, मतलब दिखने में बहुत सुंदर थी जितना दिख रहा था। होठ एकदम चेरी ब्लॉसम के समान, 16-17 साल की लग रही थी। और अब क्योंकि बेहोश है तो चेहरे पर कोई भी वो फेरोसिटी वगैरह नहीं देखा जा सकता था। जब वो मतलब आंखें उसकी खुली रहती थी, जैसे दिखती थी उससे बहुत सिंपल दिख रही थी। और जू को लगता है यार ये बंदी देखी देखी लग रही है। और जू थोड़ा पास जाके देखता है, कैप्टन इस दौरान स्माइल कर रहे थे और साइद के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। और वो एफएल घोस्ट भी इस दौरान बेहोश हो जाती है कैप्टन के भाई छेड़छाड़ करने की वजह से। लेकिन जू अभी भी श्योर नहीं था, उसको लग रहा था यार मैंने देखा है। और जू उसके बाद क्या करता ना, इसका जो बैग था ना वो खोल के देखता है, उसमें वो छोटा सा क्रिस्टल मिलता है और हैरान रह जाता है। इसके पुरानी यादें ताजा होने लगती है कि वो जब वो वहां पर था बंजारों के कैंप में, वो लड़की थी जिसके चेहरे पर एक जख्म लग गया था। और पहले उसके पहले भी जब पहला बैटल हुआ था तो जोकिंग ने इसको बचाया था कि तुम इससे सामना कर लो, मैं ये बड़े वाले एनाकोंडा से सामना कर लेता हूँ या जो भी। और वो इसे ये भी याद आता है कि इसे वो बिग ब्रो किड कह के बुलाती थी, और उसने इसे कैंडी भी दिया था कि मेरे बड़े भाई आएंगे मुझे ले जाएंगे, उसने ये भी बताया था। उसको पुरानी चीजें पूरी याद आ जाती कि आप मेरे साथ आना चाहोगे। और उसको ये भी समझ में आता कि चर्च ऑफ डिपार्चर से है कि मुझे पहचान तो फिलहाल नहीं पाएगी, क्योंकि मैं बहुत बदल चुका हूँ। क्योंकि जोकिंग जब वहां रहता था ना, तो उसने अपना मुंह ही नहीं धुला था भाई कितने सालों से, और अब पहले से काफी बड़ा भी हो चुका है। और जो देखता है कि मतलब इस बंदे ने इस क्रिस्टल को अच्छा खासा यूज कर लिया, और जो भी चीजें इसने इसके बैग में देखा था सब वैसे ही रख देता कि अभी सही नहीं है खुद को बताना इसको कि अभी ये नाइट शेड के रूप में है। और कितनी ये बदली इतने सालों में ये भी नहीं पता था इसे। रज्जू के इसमें यही था कि बस ये लड़की सेफ रहे और कुछ नहीं। तो ये जो लड़की का नाम इसने लिखा था अपने बाम्बू स्लिप में, उसे काट देता है। और जब ये देखता है कैप्टन की तरफ ना, तो कैप्टन हंस रहे थे, क्योंकि कैप्टन को किंग की असली आइडेंटिटी पहले से पता थी। कैप्टन बोलते हैं अरे ओल्ड मैन ने मुझे पहले ही बताया था, और मैंने भी मेरा इन्वेस्टिगेशन खुद किया था, तो मुझे पता चल गया जब हम वहां से जान आने वाले थे यहाँ पर। मैं तुम्हें सरप्राइज करने वाला था बाद में। सो किंग इस दौरान आंखें बंद कर लेता है। इधर किंग जाग चुकी थी। जागने के बाद तुरंत आंखें नहीं खुलती है, पहले अपने को शांत करती है, आसपास की चीजों को देखती है। इसके कल्टीवेशन बेस को सील किया जा चुका था, और इसके पास कोई तरीका नहीं था कि भाई कैसे करेगी ना कल्टीवेशन कौन सी। और उसको अपना बैग भी नहीं मिल रहा था। एक चीज था कि वो इंजर्ड नहीं थी, उसको ऐसा बांधा नहीं गया था उस तरह से, और क्रिस्टल अभी भी मतलब इसके गले में ही था।
वो कोशिश करने वाली थी अपने कल्टीवेशन को अनसील करने का। तभी ज़ोकिंग बोलता तुम जाग चुकी हो तो एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इधर कैप्टन को मज़ा आ रहा था और जो उसकी बॉडी पर सील था मतलब जो ऑरा पे वो इंसान का काम नहीं था, वो एक साइकिक सीलिंग थी जो कि नाइट शेड ही लगा सकती और इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से ये इसको डिस्पेल नहीं कर पाएगी और उसकी साइज़ भी कम हो गई है क्योंकि नाइट शेड के अंदर ये लोग बेसिकली पीछे में बैठे हुए थे, जो कि नाइट शेड की ऑरा होती है किसी को छोटा-बड़ा करने की। अब जानती थी एक्टिंग करके मतलब नहीं है तो अपनी कोल्ड आँखों से इन दोनों नाइट शेड्स की तरफ देखती है। पहली बार ये नाइट शेड्स के सामने थी या बोल सकते हो साथ में थी और दिखती है अपने वेपन को ढूँढती है तो इसका जो घोस्ट साइड था वो दूसरे वाले नाइट शेड के पास में था, वो भी बेहोश पड़ी थी। मतलब अंदर में ही थी वेपन के लेकिन बेहोश थी, वो समझ में आ जा रहा था। वो पूछती तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? कैप्टन स्माइल करते हैं। कैप्टन तभी ज़ू बोलता है कि शांत रहो, मैं तुम्हें 3 महीने में जाने दूँगा। हालाँकि किंग विश्वास नहीं करती है नाइट शेड की बातों का। ज़ो भी आगे आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी वो बोलता है तभी कप्तान बोलते हैं कि देखो मेरा कुछ रिलेशन है चर्च डिपार्चर के साथ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। तो किंग भी अब कुछ नहीं बोलती, शांत बैठ जाती है। मौका ढूँढ रही थी भागने का। फिर कैप्टन बोलते तुम उस क्रिस्टल के बारे में बहुत ध्यान रखते हो इसलिए मैंने नहीं लिया। किंग की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं दिखाते, नहीं तो ऐसे फिर एनिमीज़ को और मौका मिल जाता है। कैप्टन फिर से कहते हैं 3 महीने बाद जाने देंगे और हम तुम्हें तुम्हारा वेपन भी लौटा देंगे। हाँ, लेकिन तुम बीच में कुछ ऐसा बदमाशी की ट्रिक वगैरह तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक तो कैप्टन की आवाज़ भी तगड़ी थी भाई, कैप्टन को बात कहाँ पे कैसे बोलनी है, उसमें महारथी आदमी थे और जो एविल घोस्ट थी उसकी भी फट जाती है सुन के और किंग क्यों हाँ में सर हिला देती है। समय बीतता है इस दौरान अगले दिन ये लोग टाइडफॉल प्रीफेक्चर के बॉर्डर पे पहुंच चुके थे और अब जाकर के ये जो होली टाइड कल्टिवेटर था यंग मैन वो भी चैन की सांस ले रहा था और ज़ू किंग कप्तान अपना मतलब हाइडिंग से जहाँ छिपे हुए थे पहले 4 लेगर पे बाहर आ जाते हैं और किंग भी आसपास के एरिया को देखती है जो कि काफ़ी अलग था। होली टाइड भी कहता है कि सर हम यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग सेफ है। मतलब काफ़ी फैनेटिकल हो चुका था ये बंदा, एकदम फैन बॉय टाइप। दोपहर का समय था और सूर्य की किरणें काफ़ी तेज थी। नॉर्थ से हवाएं भी चल रही थी। ज़ू आसपास के मतलब ज़मीन वगैरह को देख रहा था, यहाँ की मिट्टी काफ़ी अलग थी क्योंकि ज़ू की आदत थी कहीं भी पहुँचता था ना पहले उस जगह से काफ़ी परिचित हो जाता था ताकि अपना मूव करने में बहुत सी चीज़ें करने में आसानी होती। और देखो होली टाइड्स भी तो सेम ही होते हैं इंसानों के जैसा, बस एक ही डिफरेंस है ना कि इनके अंदर नाइट शेड का ब्लड है। पहले नहीं था, इन्होंने नाइट शेड के साथ रिलेशन बनाया जो भी, तो इनके अंदर अब नाइट शेड का भी ब्लड है। हालाँकि अपना ये बंदा जो यंग होली टाइड था इन्हें काफ़ी बातें करते रहता है हम्बल सर्वेंट के वो और अपने होम टाउन के बारे में बताता है कि मेरा होम टाउन 10 एंट्रल्स ट्री है जहाँ पर कि अभी डाउ फ्रूट लगने वाले हैं। तो अभी आने वाले मंथ बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। हालाँकि आपकी जो सुपीरियर प्रजाति है उसके सामने तो हम लोग कुछ नहीं है, बट ये जगह भी ठीक-ठाक है। कैप्टन इस दौरान इस यंग वोलेटाइड की तरफ देखते हैं। जो भी बोलता है ठीक है। मतलब वो बोलता है कि आप हमारे साथ चलिए, वहाँ पर फिर आपको जो भी अरेंजमेंट लगेगा हम कर देंगे। अब देखो ना कप्तान को ना ज़ू को छिपने की ज़रूरत थी तो 4 लेगर के ऊपर मस्त बैठ गए थे ऊपर आकर के। अब सनलाइट से दूर रहना था क्योंकि एक्टिंग भी तो करनी है क्योंकि नाइट शेड सनलाइट में नहीं रह सकते। तो उन्होंने ब्लैक रोब वगैरह पहन लिया था। किंग क्यों मानो इनके सर्वेंट की तरह थी। ये जो जर्नी था लंबा टाइम क्यों लिया क्योंकि होली टाइड्स को अलाउड नहीं है टेलीपोर्टेशन पोर्टल यूज़ करना, अगर वो एटलीस्ट ह्यूमन लैंड्स में है तो। लेकिन अब क्योंकि अपने लैंड के करीब थे और इनके ही लैंड का ये हिस्सा था तो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन यूज़ करते हैं और जब ये टेलीपोर्ट करके उस जगह पे पहुँचते तो दूर से ही उन्हें एक बड़ा सा ट्री दिखाई दे रहा था जिसकी तनाएं जो थी इतनी चौड़ी लंबी फैली हुई थी ना कि धूप आना तो बहुत मुश्किल था और आस-पास का पूरा एरिया जंगल ही था। और यहाँ पहुँचने के बाद ये पता था कि एक्सॉल्टेड वन ये है हमारा 10 एंट्रल्स ऑफ द ट्रू इमॉर्टल और वो दिखाता है कि आपको वो व्हाइट सिटी दिख रही है आगे में, वो है हेवन जेनिथ जहाँ हम लोग रहते हैं। तो मैंने यहाँ का ड्यूक को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया कि आप लोग आ रहे हो और वो वही चीज़ें बताता है जो कि कप्तान को पहले से पता था। मतलब 10 एंट्रल्स की स्टोरी की लास्ट प्योर ब्लडेड वो इमॉर्टल की एक्चुअल बॉडी है जो भी है। तो फिलहाल इनका कारवां व्हाइट सिटी के करीब पड़ते रहता है। हालांकि व्हाइट सिटी एक छोटा शहर था, छोटी कंट्री थी जो भी बोलो, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। 7 ब्लड आइज का जो कैपिटल सिटी था ना उसके बराबर था एटलीस्ट। इधर किंग का जो मूड था खराब होते जाता है। अब इसके भागने के चांसेस नहीं थे, इसके हिसाब से तो यही था ना भाई। कैप्टन और किंग कोई रिएक्शन नहीं दिखाते और इधर ये बंदा अपना जो यंग रिटायर्ड था बहुत सारी चीजें बताते रहता है कि डाउ फ्रूट्स की वजह से ही हमारा होम टाउन काफी कीमती हो जाता है। और ये भी बताता कि अरे आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर आ जाते हैं नाइट शेड का वेशभूषा बदल के, कई बार आए हैं, मतलब पकड़े ही जाते हैं। इस दौरान ये जो यंग रिटायर्ड था ना एक जेड स्लिप निकालता, थोड़े समय बाद फिर से आउटसाइड जो सिटी था ना हेवनली जेनिथ वहाँ प्रकट होता है स्पिरिट ट्रॉव लेवल के ड्यूक के पास और फिर वो बोलता है कि मेरे 2 एक्सॉल्टेड मेंबर्स मैं आप लोगों का हेवन जेनिथ में स्वागत करता हूँ। और पूछता है वो बंदा कि तुम लोग इंसानी ड्रेस
हो और नाइटशेड का वेशभूषा बदले हो या तुम लोग सही में दूसरी प्रजाति के। और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों के बारे में फिर से ही गड़बड़ लग रहा था। तुम लोग हमें ट्रिक कर रहे थे ना होलीटाइड टेरिटरी में लाने के लिए। लेकिन मैंने तुम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। और फिर वो अपने पिताजी से जो कि ड्यूक थे या जो भी उनसे बोलता है, "फ़ादर आपको क्या लगता है मैंने अच्छा काम किया ना?" तो बाकी जो भी यहाँ पर ये होलीटाइड वाले थे, ज़ोकिंग और कप्तान की तरफ देख रहे थे कि है हँसते हुए कि अब तो ये पकड़े गए। अब ये देख कर के किंग भी अचंभित हो जाती है। दोनों नाइटशेड्स की तरफ वो थोड़ा डाउटफुली होके देखती है कि इसको लग रहा था यार ये सच में नाइटशेड है। लेकिन फिर भी अचंभित थे कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, इनके सामने भी ये दोनों नाइटशेड कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और ज़ूकिंग को की तरफ देखती है ना, तो मतलब जो वो नाइटशेड ज़ूकिंग अपना जो नाइटशेड था, वो तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। कैप्टन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। वो कोल्ड लुक से उस ज़ेनिथ की तरफ देख रहे थे और फिर बोलते, "होली टाइड तुम्हारी इतनी मजाल, लाओ अपने ड्यूकल परसेप्टर्स को यहाँ पर सैक्रिफाइस होने के लिए।" हालाँकि वॉलीडेड सभी भी स्माइल कर रहे थे। ड्यूक की आँखें थोड़ी-सी अचंभित हो जाती। फिर वो जो नया लड़का इनको जो लेकर आया था, बोलता है, "लगता है आप लोग भूल जाते हो। मैंने बोला तो था कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा समय पहले बताया कि हमने कितने डिस्गाइज़ वालों को जो कि नाइटशेड बन के आए थे पकड़ा है। तो आपको क्या लगता है हम बोल नहीं सकते? बता समझ नहीं आ सकता क्या हमको कि आप लोग नहीं हो असली में नाइटशेड?" और उसके बाद ये लोग ना एक ब्लैक स्टैच्यू को यहाँ पर प्रकट करते हैं। प्रकट करते मतलब उसकी ऑरा झाँकती है, जो कि नाइटशेड की तरह ही दिख रही थी। और फिर वो जो अर्ल ऑफ हेवन ज़ेनिथ था, वो बोलता है कि, "ओह ग्रेट नाइटशेड, डिवाइन लाइकनेस, इनकी आइडेंटिटी चेक करिए।" तो जैसे ही ये बोलता है ना, तो वो जो ब्लैक स्टैच्यू था, बड़ा स्टैच्यू था, उससे एक ब्लैक लाइट निकलती है जो कि कैप्टन की तरफ से देखती है। अंदर से कैप्टन तो हिल जाते हैं कि वीक फेथ, मिक्स्ड ब्लड लाइन, नॉट अ नाइट शेड। मतलब ब्लड लाइन्स के मिक्स है, फेथ भी थोड़ा कमज़ोर है, ये नाइट शेड नहीं है। सभी होलीटाइड कल्टीवेटर सब किलिंग इंटेंट के साथ जाग जाते हैं। अब वो जो बंदा था बोलता है, "अभी भी एडमिट नहीं करोगे?" और उसके बाद ये बोलता है, "इनका भी चेक करो ना," ज़ोकिंग की तरफ पॉइंट करके। नाइट शेड की स्टैच्यू ज़ोकिंग की तरफ अपनी ऑरा फैलाती है और जैसे ही ज़ोकिंग की तरफ देखती है ना, वो काँपने लगती है पूरा। ब्लैक लाइट ही गायब होने लगता है। फिर ब्लैक लाइट एकदम ब्लैक शी में बदल जाता है और ज़्यादा डार्क हो जाता है। आस-पास का एरिया पूरा डिस्टॉर्ट होने लगता है। स्टैच्यू ऐसा कदमों में झुक जाता है। लोग हैरान थे और वो ज़ुकिंग को स्टैच्यू रिस्पेक्ट दिखाने लगता, "माय रिस्पेक्ट योर मैजेस्टी।" जो भी ये नाइटशेड थे ना एकदम शांत हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता भाई नाइटशेड तो नहीं थे सॉरी मतलब होलीटाइड्स थे बेसिकली। होलीटाइड्स में ब्लैक ब्लड अगर आ जाता है, अगर रिलेशन बनाने से बोल लो या जो भी नाइटशेड्स के, तो ये वो लोग थे। वो अचंभित थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जो इनका स्पिरिट ट्रोव ड्यूक था ना, वो भी हैरान था कि यार ये क्या था? उसके देखो स्पिरिट ट्रोव लेवल का ड्यूक है, तो उसके पास 3 स्पिरिट ट्रोव्स थे, वो भी काँप जाते। सबसे ज़्यादा अचंभित था ये यंग होलीटाइड, क्योंकि उसको लगता था वो बहुत समझदार है। उसने इंटेंशनली इन लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ पर ला भी लिया कि यार हमारा नाइटशेड का डिवाइन लाइकनेस इस बंदे के सामने झुक रहा है कि यार अब इसकी फट जाती कि अगर सही में नाइटशेड है तो इनके लग गए। क्योंकि उसको मालूम था कि वो डिवाइन लाइकनेस की जो ऑरा है, वो गलत नहीं हो सकती। केंक्यो भी हैरान हो जाती। उसको लगा था अब तो गए भाई ये लोग भी और मैं भी गई। और बड़ा शिफ्ट था ये। योर मैजेस्टी किसी को बोलना मतलब आप समझ लो। सभी का ध्यान ज़ोकिंग पर जाता है। कैप्टन को भी नहीं भरोसा होता ये क्या चल गया। ज़ोकिंग को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी भी वैसे ही खड़ा था। हालाँकि किसी को आइडिया नहीं था कि ज़ोकिंग के दिल में या दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि इसकी आदत थी ना यार कुछ भी हो जाए, सही हो जाए, गलत हो जाए, एकदम बेहतरीन चौका मार दे समझ लो। लेकिन फिर भी इसका चेहरे का जो हाव-भाव रहता था ना बदलता ही नहीं था। क्योंकि कप्तान को और ज़ू को पहले आइडिया लग गया था कि ये यंग होलीटाइड खेल रहा है इनके साथ, जब ये रास्ते में आ रहे थे तभी। इन्फॉर्मेशन निकालने को तो देख ही रहा था ना वो बार-बार इनसे। तो ज़ू था जो कि प्लान के साथ आता है। क्योंकि जब वो नाइटशेड के आई बॉल की स्टडी कर रहा था, तो उसने बस नाइटशेड के मैजिकल टेक्निक्स को नहीं सीखा था। देखा था कि इसका जो वॉयलेट मून है ना, वो नाइटशेड के आई बॉल को प्रभावित कर सकता है। इसको ये भी समझ में आ गया था कि नाइटशेड्स किस चीज़ को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ये लोग बेसिकली रेड मून की पूजा करते हैं और जो ज़ू के पास उसके 4th हेवनली पैलेस में वॉयलेट मून है, वो उसी का तो पावर है जो ज़ू ने अपना बना लिया। यानी उसके अंदर किस लेवल का पावर है, गॉड लेवल का पावर है। इसीलिए नाइटशेड का जो डिवाइन लाइकनेस था उसने, यानी वो मूर्ति थी, उसने ज़ुकिंग को योर मैजेस्टी कह के बुलाया था। कैप्टन इस दौरान अब अपनी एक्टिंग शुरू करते गुस्से में, "तुम होलीटाइड तुम लोगों की इतनी मजाल, इतना तुम्हारा जबान चल रहा है। तुमने गॉड चाइल्ड ऑफ नाइटशेड्स को कैसे ऐसे बोला, कैसे ऐसा बेइज्जत किया? तुम लोगों की सजा मैं क्या ही बोलूं?" और ये जो नाइटशेड की मूर्ति थी ना, वो पलट के अपने पूरे डची ऑफ हेवनली ज़ेनिथ के लोगों की तरफ देखती। ज़ू को ये भी समझ में आ जाता कि वो इस स्टैचू को ऑर्डर दे सकता है, स्टैचू मानेगा भी। फिलहाल ये लोग जो डची ऑफ हेवनली ज़ेनिथ था ना, जो डच था, ड्यूक था, जो भी बोलो, वो बोलता है कि हमें माफ़ करिए, ग्रीटिंग्स हमारी तरफ से। और वो जो यंग होलीटाइड था, वो भी एकदम काँपने लगता है। इधर जो लड़की थी अपनी किंग की, उसकी आंखों में अलग किलिंग इंटेंट था। नाइटशेड इसका सामने खड़ा था, अगर मैं इसे मार दूं यार। हालांकि मुंडी झुका के थी ताकि इसका किलिंग इंटेंट बाहर न जाए। और सो किंग बोलता है, तुम लोग ने सही गेस किया, मैं सच में डिस्गाइज में हूं। मैं डिस्गाइज में हूँ एक नॉर्मल नाइटशेड के,
मैं तो भाई गॉड चाइल्ड हूँ, लेकिन तुम लोगों के सामने नॉर्मल नाइट शेड के रूप में घूम रहा हूँ। कैप्टन भी इस दौरान आगे बढ़ते हैं और फिलहाल वो स्टैच्यू के ऊपर जाके मतलब उसकी खोपड़ी पर खड़े हो जाते हैं। ज़ू तो पहले से था और ये ऊपर से क्योंकि स्टैच्यू तो बड़ा होता है तो नीचे देख रहे थे। ड्यूक को भी समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसको भी मालूम था वो कुछ नहीं कर सकता, तो ग्रीटिंग्स गॉड चाइल्ड कह के ये बुलाते हैं पूरे होली टाइड्स। और ये जो ये यंग इनका मास्टर था यानी वो बंदा यंग होली टाइड, वो तो और फिर से फैनेटिक हो जाता है। एक ऐसा ऐसे लोग होली टाइड जो कि पहले ह्यूमन थे और अब ये धीरे-धीरे नाइट शेड में बदल रहा है। तो ज़ू और कैप्टन एमिली जेनिथ को नहीं छोड़ते हैं। ड्यूक उन्हें इनवाइट कर देते हैं रहने-वहने के लिए। इस दौरान रास्ते में कैप्टन वो टेनेंट इंट्रेल्स के बारे में कुछ सवाल-ववाल पूछते हैं। पता चलता है अच्छा 9 और दिन है हार्वेस्टेशन पूरा शुरू होने में। वो ये पहुँच चुके थे ड्यूकल पैलेस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर सो किंग और कैप्टन को रहने का जगह मिल जाता है। डिफाइन लाइकनेस वहीं रहता है इनके साथ, गार्ड की तरह काम कर रहा था। और इस दौरान कैप्टन डिमांड करते हैं कि जो लड़की है ना किंग की, वो हैंडमेडन बनेगी और इन्हें सर्व करेगी। किंग के पास कोई वो था नहीं। बाकी भी शहर के लोगों को, जो यहाँ के आसपास के शहर थे, उनको भी पता चल जाता है। वो लोग भी थोड़े संदिग्ध थे। इस दौरान 3 दिन गुजर जाते और ये ज़ोकिंग क्या कर रहा था इन दिनों में, बस डिवाइन लाइकनेस को स्टडी कर रहा था, उसकी एनर्जी को। और कैप्टन भी इस दौरान ज़ू से पूछ लेते हैं कि स्टैच्यू तुम्हें कोटाओ क्यों कर रहा था। हालाँकि ज़ू ने बताया था कैप्टन को पहले भी रेड मून की ऑरा, बट अपने वॉयलेट मून के बारे में नहीं बताया था। कैप्टन कहते हैं यार रेड मून की ऑरा तो मेरे पास भी है, तो उसने मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट दिखाया। उसने ये भी कहा कि मेरा फेथ काफ़ी वीक है, मेरा ब्लड लाइन मिक्स है। फिर ज़ू इनको जो प्लम डार्क ने ज़ू की बॉडी पर सिंबल्स बनाए थे उसके बारे में बताता है। कैप्टन समझ जाते हैं, ओह! फिर अपना पीच वगैरह खाने लगता है। किंग दोनों को सुन नहीं पा रही थी कि क्या बात कर। पीच को वो देखती है, उसको खाते हुए देखकर उसकी आंखें और खुली की खुली रह जाती है। लेकिन जब और करीब देख पाती तब तक पीच गायब हो चुका था। कैप्टन इस दौरान हॉल के बाहर की तरफ देखते हैं और फिलहाल ट्यूक आ चुके थे अपने बेटे के साथ इन्हें फॉर्मल विजिट देने, और कि बताते हैं ये कि 3600 शहर के लोग मतलब आपको बैंकेट देना चाहते हैं। कैप्टन का जवाब आता है कि गॉड चाइल्ड इंटरेस्टेड नहीं है। ज़ू फिलहाल कुछ नहीं कहता है। हालाँकि जो ड्यूक था वो थोड़ा-सा रिएक्शन नहीं देता, लेकिन रिस्पेक्ट दिखाता और कहता है मैं ठीक है इन लोगों को बता दूँगा। और फिर बोलता है कि एक्चुअली वो डुअल प्रिसेप्टर भी आ चुके हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। कैप्टन कहते हैं रिक्वेस्ट डिनाइड। ड्यूक थोड़ा देर तक और खड़ा रहता है और फिर बोलता है मेरा बेटा मुँह ये, उसने आपको ऑफेंड किया था ना, मैंने उसको ऑलरेडी पनिश कर दिया है, अगर आपका कुछ आदेश हो तो। कैप्टन इसका मीनिंग समझ रहे थे जो वो बोलना चाह रहा था। ज़ू की तरफ देखते हैं। ज़ू किंग इस दौरान कहता है मुँह ये, मतलब वो जो यंग चाइल्ड था उसका नाम मुँह ये था। तो मैं नाइटशेड की ब्लेसिंग चाहिए थी ना। लड़के की आँखों में एक अलग वही फैनेटिज़्म था। वो हाँ में सर हिलाता है। ज़ू डायरेक्टली कहता है तुम्हें ब्लेसिंग चाहिए राइट? तो मुझे 2 शेड हेवन डीमन मून टैबलेट्स चाहिए और 10,000 डाव फ्रूट्स चाहिए। 10 एंट्रेल्स जो तुम्हारा ट्री है उसका। ज़ू जानता था कि ज़्यादा लालच नहीं दिखा सकता, नहीं तो चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं, क्योंकि घोस्ट एंड ने उसको सिखाया था। और फिर ज़ू बोलता है मुँह ये आगे आ जाओ। ड्यूक शॉक्ड था। एज़ फॉर मुँह ये, वो तो अपनी सांसें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसकी आंखों में एक अलग फैनेटिज्म था। वो बोलता है गॉड चाइल्ड। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसका 4th हेवनली पैलेस ट्रेम्बल करता है और ये वॉयलेट मून में से एक यूनिक करप्शन म्यूटेगन जिसे हम बोलते हैं वो बाहर निकलता है। उसके उंगली पर फोकस होता है ज़ू के इंडेक्स फिंगर के, और उसके थ्रू इसके फोरहेड को ऑरा वो पास कर जाती है और ज़ू की आंखें इस दौरान चमकती है। मुँह ये उसका कल्टीवेशन थोड़ा बढ़ता है और मुँह ये तो अभी और मैजेस्टी कह के बुलाने लगा था। ड्यूक भी शॉक्ड था, कल्टीवेशन बहुत ऊपर था। तो वो अपने बेटे की तरफ देख रहा था। वो फील करता कि उसके बेटे के अंदर नाइट शेड की ओर आ चुकी है, मतलब इसके अंदर नाइट शेड की इनेट एबिलिटीज आ जाएंगी इसके लड़के के अंदर। ऐसा सुना था कि रॉयल डायनेस्टी के लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग और भी ऊपर की थी। ड्यूक ज़ूकिंग की तरफ देखता है और ज़ूकिंग ड्यूक की तरफ, और अब ज़ू ने इसको ब्लेसिंग दे दी थी तो उसके बदले में अब इन लोगों को ऑफर करने में क्या ही दिक्कत था। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।